अम्ल और क्षारकी आरेनियस और ब्रांस्टेड लोरी संकल्पनाएं पूरी हो चुकी हैं। अब अपनी अम्ल और क्षार की तीसरी जो संकल्पना है वो है लुईस संकल्पना, यानी 3 नंबर लुईस संकल्पना। अम्ल और क्षार की लुईस संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, यानी लुईस संकल्पना है कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं वो क्षार कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं क्षार कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो अम्ल और जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं वो क्षार। इसका अर्थ हुआ कि जो अम्ल वे होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होगी तो वो ग्रहण करेंगे और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे वो अम्ल कहलाएंगे और जो त्यागेंगे वो क्षार। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही यानी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्या हो गए? अम्ल। यानी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है वो अम्ल होते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता वो हो गए क्षार। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता वो हो गए क्षार। ठीक है, अब देखो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो अम्ल का कार्य करेगा और जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे वो क्षार का कार्य करेगा। ठीक है, तो अम्ल है वो साधारणतः वे यौगिक होती है जिनका अष्टक अपूर्ण होता है। अम्ल साधारणतः वे यौगिक होते हैं जिनका अष्टक अपूर्ण होता है। ठीक है, यानी वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है ये लुईस अम्ल कहलाते हैं। वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है लुईस
अम्ल कहलाते हैं। लुईस अम्ल कहलाते हैं। वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है लुईस अम्ल कहलाते हैं। यानी अम्ल है, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और इलेक्ट्रॉनिक की कमी होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ये क्या कहलाएंगे? लुईस अम्ल। ठीक है। इसी प्रकार वे यौगिक जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है वो होता है, वो क्या कहलाएंगे? क्षार। ठीक है। तो क्षार की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे यौगिक जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, लुईस क्षार कहलाते हैं। लुईस क्षार कहलाते हैं। यानी जिनका अष्टक अपूर्ण होगा वो लुईस अम्ल, और जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो लुईस क्षार। अब देखो, इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी इस इलेक्ट्रॉन युग्म को ये त्यागेंगे। यानी क्षार क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, यानी ये त्याग देंगे। और इलेक्ट्रॉन युग्म जब त्याग देंगे तब इनके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का, यानी ऋणायन। यानी जो लुईस क्षार होते हैं वो ऋणायन होते हैं। लुईस क्षार क्या होते हैं? ऋणायन। ठीक है। लुईस क्षार है वो ये ऋणायन होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये, ठीक है, ये ऋणायन, ठीक है, ये ऋणायन या इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। ऋणायन या इलेक्ट्रॉन धनी, ऋणायन या इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। ठीक है। ये ऋणायन या इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। जबकि जो लुईस अम्ल है वो होंगे धनायन। ये ऋणायन हो गए तो लुईस अम्ल क्या हो गए? धनायन। यानी लुईस अम्ल है ये धनायन, ये क्या हो गए? धनायन। ठीक है। लुईस अम्ल धनायन और लुईस क्षार है वो ऋणायन। ठीक है। लुईस अम्ल ये धनायन होते हैं। ठीक है। तो ये लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा है। अब देखो, अब इनके उदाहरण पढ़ते हैं। सबसे पहले लुईस अम्ल के उदाहरण यहाँ पर लिखेंगे। लुईस अम्ल के उदाहरण। लुईस अम्ल के उदाहरण। सबसे पहला लुईस अम्ल का उदाहरण है BF3, दूसरा AlCl3, तीसरा Mg+2, अगला है सोडियम। ठीक है। ये सभी अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक हैं। ठीक है। इन सभी का जो अष्टक है वो अपूर्ण है। इसके बाद लुईस क्षार के उदाहरण।
तो यहाँ पर लिखेंगे लुईस क्षार के उदाहरण। लुईस क्षार का पहला उदाहरण है जल, दूसरा अमोनिया, ठीक है, तीसरा OH माइनस Cl माइनस। अब देखो जल है, इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सकते हैं। ये अमोनिया, इसके पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये रेनाइन है, तो ये सभी क्या है, लुईस क्षार। ठीक है, तो ये लुईस अम्ल और लुईस क्षार की परिभाषाएं हो गई। ठीक है, तो इस आधार पर अम्ल और क्षार है। ठीक है, आर्यनीस ने तो ये बताया था कि अम्ल और क्षार है वे पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं, और OH माइनस आयन देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। तो आर्यनीस के अनुसार जिन यौगिकों में H+ और OH माइनस आयन होते हैं उन्हीं के द्वारा ही अम्ल और क्षार को परिभाषित किया जा सकता था। लेकिन ब्रांस्टेड, लोरी और जो लुईस है, इन दोनों की संकल्पनाओं के अनुसार हम अम्ल और क्षार को हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन विहीन यौगिक है उनसे भी परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अम्ल और क्षार की तीनों परिभाषाएं। इसके बाद हम अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे अम्ल व क्षार के सामान्य अम्ल व क्षार के सामान्य गुण। अम्ल व क्षार के सामान्य गुण, अपना नई हेडिंग है अम्ल व क्षार के सामान्य गुण। ठीक है, देखो अम्ल और क्षार के सामान्य गुण क्या क्या हैं। सबसे पहला गुण है वो हम पढ़ चुके हैं कि अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये अम्ल क्षार का सबसे पहला सामान्य गुण है वो हो गया। ठीक है, क्या है पहला, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं तथा क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो ये अम्ल और क्षार का सबसे पहला गुण हो गया। ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल, और क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखो लिटमस पत्र होता ही है, अगर हम ये प्रयोगशाला में काम में आते हैं, अम्ल और क्षार का परीक्षण करने के लिए काम में आते हैं पत्र। अगर हम किसी भी अम्ल का जलीय विलयन लेते हैं और उसके जलीय विलयन की 1-2 बूंदे इस नीले लिटमस पत्र पर डालेंगे तो यह नीला लिटमस पत्र है, उसका रंग है वो नीले से लाल हो जाएगा। ठीक है, नीले से रंग है वो लाल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो
जो हमने जलीय विलयन है जिसकी बूंदें हमने इस लिटमस पत्थर पर डाली है, ठीक है, वह जलीय विलयन अम्ल का है। ठीक है, अब इसके बाद अम्ल और क्षार का दूसरा गुण है कि अम्ल है वो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, यानी अगर हम अम्ल है इसकी क्रिया किसी भी धातु से करवाएं, यानी अम्ल की क्रिया किससे करवाएं? धातु से। ठीक है, तो अम्ल की क्रिया धातु से करवाने पर हाइड्रोजन गैस है ये बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन। ठीक है, अम्ल की क्रिया धातु से करवाने पर हाइड्रोजन गैस बनती है। जो ये दूसरा सामान्य गुण है ये काफ़ी बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, यानी अम्ल प्लस धातु, अम्ल की धातु के साथ क्रिया करवाएंगे तब लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, उदाहरण देखो, अम्ल लिया H2SO4, कौन सा अम्ल है ये? सल्फ्यूरिक अम्ल, प्लस धातु ली जिंक। जब जिंक धातु है, ठीक है, उस पर सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो इससे ZnSO4 जिंक सल्फेट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल की धातु से क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त होती है। ठीक है, अब अपना जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर से एक प्रश्न है, उसमें चित्र आता है। तो जो ये क्रिया है, इस क्रिया का पेपर के अंदर डायग्राम है वो भी पूछा जाता है। ठीक है, अम्ल की धातु से क्रिया है, इसका डायग्राम है वो भी पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो इसका डायग्राम है वो किस प्रकार बनाएंगे वो देखो, समझो सभी। ठीक है, ये हो गया एक स्टैंड। ठीक है, क्या है ये? स्टैंड। ठीक है, अब इस स्टैंड पर हमें एक परख नली है वो लगानी है। स्टैंड पर क्या लगानी है? एक परख नली। ये हो गई परख नली, और स्टैंड है इस पर ये परख नली है वो हमने लगा दी। ठीक है, ये स्टैंड के ऊपर परख नली लगा दी। ठीक
अब इस परख नली के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, और जिंक है वो लेना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने जिंक के टुकड़े हैं ये डाल दिए, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या डाल दिए, जिंक के टुकड़े। तो ये हो गए जिंक के टुकड़े। इसके बाद इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अब देखो, जब जिंक है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा, ठीक है, यानी अम्ल है और जिंक हो गई एक धातु, सल्फ्यूरिक अम्ल और ये जिंक धातु। तो अम्ल धातु से क्रिया करने पर कौन सी गैस में आता है, हाइड्रोजन। तो इस क्रिया में जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें हम मिलाएंगे तो इसमें एक गैस बनेगी, ठीक है। अब इस गैस को एक नलिका के द्वारा, इस गैस को एक नलिका के द्वारा पानी से भरे, साबुन के पानी से भरे पात्र में डालते हैं। इस गैस को हम एक साबुन के पानी से भरे पात्र के अंदर डालेंगे। तो ये हो गया पात्र, इसमें ये साबुन का पानी, ठीक है, ये है साबुन का पानी, ठीक है। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस है वो इस साबुन के पानी के अंदर आएगी, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं वो बाहर निकलेंगे। तो यहाँ से क्या निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं ये बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये हो गए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। अब इस हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों को अगर हम एक जलती हुई मोमबत्ती है, कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं, इनको अगर हम एक जलती हुई मोमबत्ती, ये एक मोमबत्ती ले ली जलती हुई, ठीक है, ये जलती हुई मोमबत्ती, अगर इस जलती हुई मोमबत्ती है, इस जलती हुई मोमबत्ती को इन बुलबुलों के पास लाएंगे तो ये बुलबुले हैं वो फट फट की ध्वनि के साथ जलेंगे। यानी जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस है वो फट फट की ध्वनि के साथ जलेगी, ठीक है। तो ये हो गई मोमबत्ती, ठीक है। और यहाँ पर जो ये बुलबुले हैं ये फट फट की ध्वनि के साथ, ठीक है, फटफट की ध्वनि के साथ इन बुलबुलों के अंदर है हाइड्रोजन गैस, तो उसका दहन होगा। फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन, फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन, ठीक है। तो ये अपना हो गया अम्ल धातु की अम्ल से क्रिया। चित्र है धातु की अम्ल से क्रिया, ठीक है। और ये प्रश्न है वो 2019 और 2018 के बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है।
ठीक है, तो ये डायग्राम है, वो ध्यान में रखें।